अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नमरा तारिक। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयाँ भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए ज़माने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें ख़तरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, बदउनवानी दुनिया भर में सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरे का बाइस बनती है और मुआशी तरक्की में रुकावट भी पैदा करती है। अगर बात करें करप्शन की, तो करप्शन जमहूरियत और इंसानी हुकूक को कमज़ोर करती है, सरकारी इदारों पर एतमाद को ख़त्म करती है, बैनुल-अक़वामी जराइम में सहूलत देती है और सरकारी और निजी वसाइल को बहा ली जाती है। बदउनवानी से वैसे तो हर कोई मुतासिर होता है, मगर अक़लियती तबके और आबादी के कमज़ोर लोग इससे ख़ास तौर पर मुतासिर होते हैं। इक़्तिसादी और समाजी तरक्की की राह में इस सबसे बड़ी रुकावट मुआशरे को नुकसान पहुँचता है। हुकूमतों को कमज़ोर बनाकर जमहूरियत और इंसानी हुकूक को नुकसान पहुँचाती है। इससे गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला शिकनी होती है, जिसके नतीजे में रोज़गार के कम मौक़े पैदा होते हैं। करप्शन जैसी बीमारी से अपने मुआशरे को महफूज करने के लिए ज़रूरी है कि निचले तबके से इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, क्योंकि जब तक इसकी जड़ें कमज़ोर नहीं की जाएंगी, ये बड़े पैमाने पर भी कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। करप्शन हमारी नस्लों में समा चुकी है और इसको खत्म करने के लिए सख्त इक़दामात की जरूरत है। बात धोखेबाजी की जाए या फ्रॉड की, हमारा मुआशरा पहले नंबर पर ही नजर आएगा। बात किसी भी जुर्म की जाए, हमारे मुआशरे में इसकी मिसाल मौजूद है। इन जुर्म को रोकना नामुमकिन सा लगता है या शायद हम चाहते ही नहीं हैं कि इसको खत्म किया जाए। ये बात हम सब जानते हैं कि बेईमानी, धोखाधड़ी हराम जरूर है, लेकिन इसके बावजूद दूसरों को सिर्फ उसकी ताकीद तो की जाती है, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं करता। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ कानून तो बनाए जाते हैं, मगर इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता, क्योंकि जब कानून बनाने वाले खुद ही इन घिनौने जुर्म में शामिल होंगे तो लोगों को कानून की धज्जियां उड़ाने से कौन रोकेगा। ऐसा ही एक वाकया पेश आया कोटली में, जहां कारोबार में धोखेधड़ी के साथ साथ झूठ बोलकर काम लिया जाता था, लेकिन ABN की रिपोर्ट के बाद इन सरगर्मियों पर कार्रवाई की गई। नाजरीन, कोई भी काम करने से पहले या कोई भी चीज खरीदने से पहले या इसे कानूनी हैसियत देने के लिए स्टाम्प पेपर साइन किया जाता है, ताकि इस काम की गारंटी रहे या हमारे पास कोई सबूत मौजूद रहे। इसी बात का कई स्टाम्प फरोश फायदा भी उठाते हैं, ज्यादा कीमत में स्टाम्प फरोख्त करते हैं और अक्सर तो लाइसेंस के बगैर ही ये काम करते रहते हैं। कोटली के नवाही इलाके में ऐसी ही एक वारदात पेश आई, जहां एक स्टाम्प फरोश मासूम लोगों को धोखा दे रहा था। हमारे नुमाइंदे को ये खबर मिली कि स्टाम्प फरोश स्टाम्प की जारी करदा कीमतों से जायद रकम वसूल करते हैं, जिस पर हमारे नुमाइंदे ने ऐसे धोखेबाजों को बेनकाब करने का तहैया किया, क्योंकि ये बात पहले भी सामने आ चुकी थी कि अक्सर स्टाम्प फरोश ये काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। जब हमारे नुमाइंदे को ये इत्तला मिली तो वजदान यूसुफ ने अपनी टीम के हमरा इंजमाम चौधरी और कैमरामैन मकसूद खोकर की मदद से स्टाम्प फरोश की खुफिया रिकॉर्डिंग की। आपने ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये हर बंदे को ब्लैकमेल करते हैं, ये लोगों से पैसे खाते हैं, ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। दिलचस्प बात जो देखने को मिली कि जब स्टाम्प फरोश सरदार खालिद के दफ्तर से स्टाम्प लेने गए तो वहां वो मौजूद ही नहीं थे, बल्कि उनकी जगह उनका बेटा दाइम खालिद, जो स्टाम्प फरोशी का लाइसेंस तक नहीं रखता, वो न सिर्फ मौजूद था बल्कि स्टाम्प भी जारी कर रहा था। दाइम खालिद ने न सिर्फ 50 का स्टाम्प दिया, बल्कि अपने वालिद और नोटरी पब्लिक एडवोकेट अली अजहर शाह काज़मी
वो भी इस ऑफिस में बैठे थे, उनकी मोहर भी लगा कर दे रहा था। जब ये बताएं 100 रुपए का स्टाम्प है पंजाब का, किस तरह दे दिया है, फालतू दे दिया है, आपको पैसे वापस कर देते हैं, जो करते हैं वो कर लेंगे। इस तरह नहीं ना कानून के मुताबिक स्टाम्प फरोश का लाइसेंस होता है और नोटरी पब्लिक स्टाम्प पर खुद अपने दस्तखत और मोहर लगाता है, मगर यहाँ कहानी कुछ और ही थी। जब तमाम वीडियो सबूत इकट्ठे हो गए तो हमारे नुमाइंदा वजदान यूसुफ जंगियाल हमरा अपनी टीम नोटरी पब्लिक के ऑफिस में गए तो वहां स्टाम्प फरोश सरदार खालिद खुद मौजूद थे, जिन्होंने पहले कहा जब तक आप कैमरा बंद नहीं करेंगे और मुझे मामले से आगाह नहीं करेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। हमने उनकी बात मानी और उन्हें मामला बताया। इस दौरान नोटरी पब्लिक एडवोकेट अली अजहर शाह काज़मी भी आ गए और उन्होंने भी मामला जानने की कोशिश की। हमने उन्हें सारे मामले से आगाह किया और कहा कि अपने बेटे दाइम खालिद को बुलाएं, जो जाली स्टाम्प फरोश बना हुआ है। हमारे पास तमाम वीडियो सबूत मौजूद हैं। बहरहाल दाइम खालिद तो ना आया, फिर स्टाम्प फरोश सरदार खालिद से ही बात करनी पड़ी। उनका मौक़िफ़ था कि दाइम खालिद यहाँ कंपोजिंग करता है और हमारे पास दाइम खालिद की वीडियो मौजूद थी। वो स्टाम्प फरोश सरदार खालिद की गैर मौजूदगी में न सिर्फ स्टाम्प जारी करता था बल्कि नोटरी पब्लिक की मोहर भी लगा कर देता था। इसके बाद वो हमारे नुमाइंदे पर बरहम हो गए और कहने लगे कि हमें अपना काम करने दें और बेबुनियाद इल्जाम न लगाए जाएं। वो इस बात को तस्लीम करना ही नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस जुर्म में मुलविस है। एक स्टाम्प फरोश जिनका नाम सरदार खालिद है, हम उन तक जब पहुंचे तो हमारे जब नुमाइंदगान वहाँ पे गए तो आगे जो स्टाम्प फरोश था सरदार खालिद, वो अपनी कुर्सी पे नहीं थे। उनके बेटे एक दाइम खालिद, जिनका ना तो स्टाम्प फरोशी का लाइसेंस है, वो उनकी कुर्सी पर बैठकर स्टाम्प आवाम को दे रहे थे कि दाइम खालिद अपने वालिद जिनके नाम पर लाइसेंस है स्टाम्प फरोश का, उनकी कुर्सी और उनके इख्तियारात को इस्तेमाल करके आवाम को स्टाम्प दे रहे हैं। इस सिलसिले में आपको मैं मजीद बताता चलूँ कि हमारी किसी के साथ कोई ज़ाती अनाद, दुश्मनी, बुग़्ज़, हसद, कीना नहीं है। हमने जो काम करना होता है आवाम के लिए करना होता है। हमारे ऊपर जब हम आवाम के लिए निकलते हैं तो हमें सीधा साधा धक्के दिए जाते हैं। हमें ब्लैक मेलर, जो ज़द आम होता है कि ये ब्लैक मेलर साफ़ी हैं, लेकिन बंदे के पास जाते हैं, पहले हम तमाम सबूत इकट्ठे करते हैं। आप स्क्रीन पर मजीद भी देख सकेंगे कि दाइम खालिद किस तरह अपने वालिद, जो दाइम खालिद जिसके पास स्टाम्प फरोशी का लाइसेंस नहीं है, वो तमाम स्टाम्प खुद फिल करता है। और इवन नोटरी पब्लिक जो हैं यहाँ के एडवोकेट अली अजहर शाह काज़मी, उनकी स्टैम्प को भी उनकी गैर मौजूदगी में पहले मौसूफ अच्छे तरीके से जवाब दे रहे थे, मगर जब उनकी करप्शन, धोखाधड़ी और फ्रॉड मंजर-ए-आम पर लाया गया तो नोटरी पब्लिक अली अजहर शाह काज़मी एडवोकेट अचानक आग बगोला हो गए और ब्लैकमेलर सहाफ़ी जैसे अलक़ाबात से पुकारने लगे। इसी असना में स्टाम्प फरोश सरदार खालिद का एक और बेटा आ गया, जिसका बस चलता तो वो हमें जान से मार देता। नाम क्या आपका? सरदार खालिद महमूद। सरदार खालिद महमूद तो ठीक है ना, अगर आपके पास वजूद है तो जारी किया होगा ना। हाँ, उसके मुताबिक बात करें ना। आपको फुटेज भी दिखाई जाए। गल करने दें। एक मिनट ठहर जाएं। मैं साफत कर रहा हूँ, मैं आज का साफी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ, मैं साफी हूँ, मैं भी कॉन्फिडेंस हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी है। प्रेस क्लब के आप समय बताएं मुझे कौन सा कानून है जो प्रेस क्लब का अगर बंदा मेंबर नहीं है वो साफी नहीं है। मैं कौन सा, मुझे मुझे ला दिखाएं। मैं आपको ला दिखाता हूँ। जहाँ मेरे जहाँ वकील बड़े बड़े हैं, मुझे कोई ऐसा वकील बड़े बड़े मेरे काबिल एहतराम बड़े वकील हैं। चलो कोई नहीं, ब्लैकमेल करो असांगी जितना ब्लैकमेलिंग सारी फुटेज आपके पास है। सर केड़ी फुटेज है? कोई जुल्म होइया, स्टाम्प देइए, गलत स्टाम्प होइया, कुसा ने कोई लाख रुपया चाहिदा, ये गल दसो क्या इंदा? अच्छा, एक बंदे पैसे इंदे क्या कीता? ठीक है, कानून के तहत दफ्तर में आए, आप दरखास्त दें। दरखास्त की तरह आप लॉ एंड ऑर्डर बताओ, कौन सी लॉ एंड ऑर्डर के तहत आप इधर जी? प्राइवेट प्रॉपर्टी आप नहीं इंटर हो सकते। आप क्यों आए यहाँ पर? सीधी बात है, आपने ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ये हर बंदे को ब्लैकमेल करते हैं, ये लोगों से पैसे खाते हैं, पहले आप ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। ये हाथ ठंडा हुआ है, बी कॉन्फिडेंस की। जब ये बताएं 100 रुपए का स्टाम्प है पंजाब का, किस तरह दे दिया है, फालतू
आपको पैसे वापस कर देते हैं, जो करते हैं वो कर लेंगे। इस तरह से ना आप कर सकते हैं। इस शऊर को देखते ही आवाम की बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई, मगर हमें धमकियों, धक्कों और ब्लैकमेलर सहाफी जैसे अलकाबात से नवाजा गया। आवाम भी इस सब पर चुप रही और सच जानने के बावजूद कोई भी उनको नहीं रोक सका। करप्शन जो भी करेगा हम उसको बेनकाब करेंगे। मेरा नाम साद हालत है, मैं इधर ही होता हूँ। ठीक, मैं आपके सब सवालों का जवाब मैं दूंगा। क्या है आप ऑफिस है अपना, मेरा ऑफिस है, तो बी कॉन्फिडेंसली आप जो सहाफत आप करवा रहे हैं, उससे पहले बोले बी कॉन्फिडेंसली ठंडा बर्फ हुआ हुआ है, आप आराम से बी कॉन्फिडेंसली मैं तो है ही मेरी बात, जिस बंदे का बीपी लो होता है ना, जिस बंदे का बीपी लो होता है, ठीक है, उसका ठंडा होता है। यार मेरा बीपी लो उस वक्त ब्लैकमेलर हूँ, मैंने आज से कितनी तनख्वाह देता है आपको बता रहा, मुझे बताए आपको, मैं क्या वीडियो पे बता रहा, कितनी तनख्वाह देता है आपको, किस तरह इंतजाम चलता है आपका? ठीक है, आपने बोलने के मुकाम पर एक रफीक नवी बंदे को ब्लैकमेल किया था, उसने आपके खिलाफ हरजाने का केस दायर किया हुआ है, कुछ सबूत पेश किया आपने, ठीक है, कुछ सबूत पेश किया आपने। नेक्स्ट टाइम आपको पता क्या करना है, नेक्स्ट टाइम ये जो माइक है ना, इस पे बाकायदा अपना प्रेस क्लब का माइक लगाना, माइक को हाथ नहीं लगाने का, माइक को नहीं हाथ लगाता हूँ, माइक को नहीं हाथ लगाना, मुझे माइक को हाथ नहीं लगाना, माइक को हाथ नहीं लगाना, छोड़ दे इसके। जितना आप ऊंचा बोल सकते हैं वैसे ही ऊंचा बोल सकता हूँ। प्रेस क्लब का नाम लगाना, प्रेस और बस कर। ओ भाई मेरे ABN न्यूज चैनल है, ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है मुझे बताओ? ये नॉर्मल कैनन का कैमरा आपने पकड़ा हुआ है, अच्छा 24 के कैमरा होता है जिसमें बंदा कवरेज कर रहा होता है, अच्छा आप रजिस्टर्ड हो, मुझे बताओ कहाँ से? मैं रजिस्टर्ड हूँ, कहाँ से? मेरे से पूछ रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो, मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं साथ भी हालत नाम है मेरा, साथ में हालत आप रजिस्टर्ड, अपने कार्ड किधर है आपका? मेरे से पूछ रहे हो। डिप्टी कमिश्नर कोटली चौधरी हक नवाज ने दौरान गुफ्तगू कहा कि आप स्टाम्प फरोश के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्त दें और हम इंक्वायरी के बाद उनका लाइसेंस मनसूख कर देंगे। नोटरी पब्लिक एडवोकेट अली अजहर शाह काज़मी के लिए भी उनसे मुतल्लिका फॉरम में जाएंगे। फैसला अवाम पर छोड़ूंगा कि 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर 50 पे लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि अवाम को वो 50 रुपए का स्टाम्प मिलना चाहिए। इंतज़ामिया ने कंपोजिंग के जो रेट्स रखे हुए हैं, बिजली जब हो और जनरेटर, वो भी इंतज़ामिया ने रेट्स मुकर्रर किए हैं। अवाम को, आप सब लोग कचहरी जाते हैं, अवाम को उन रेट्स पर वो चीज़ें नहीं मिलती। हमारी जंग कोई ज़ाती जंग नहीं है, हमने अवाम की जंग लड़नी है। इस पर हमें कोई ब्लैक मेलर कहे, कोई धिक्के दे, कोई हमें थप्पड़ मारे, कोई हमारे कपड़े फाड़े, हम इसके लिए हाजिर हैं। हमने तो अपना काम करना है, चाहे इसमें जान चली जाए। ना तो अपनी रेटिंग देखनी है कि हमें इसमें रेटिंग मिलेगी। अगर आवाम को ये काम हमारा अच्छा लगता है तो हमें सराहें, नहीं तो अगर हमारे अंदर ब्लैकमेलिंग देखें तो हमें आवाम जूते मारे। हम आपके सामने हाजिर हैं। करप्शन हमारे मुआशरे की जड़ों को खोखला कर रही है। ये ना सिर्फ दूसरों के साथ धोखा है बल्कि खुद को भी धोखा देने के मुतरादिफ है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है। एक दफा धोखा देने से आप धोखेबाज कहलाए जाते हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि ऐसी सारी सरगर्मियों से खुद को बचाएं और अपने मुआशरे को ऐसी बीमारियों से महफूज रखें। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे जुर्म कहानी गुजरा से। तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, समाजी एतबार से शादी एक ऐसा मुआहदा है जिसमें बाहमी रजामंदी के साथ दो अफराद एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला करते हुए इसका ऐलान भी करते हैं। अमूमी तौर पर इस फैसले की बुनियाद मोहब्बत, खुशी, जहनी हम आहंगी और बराबरी की बुनियाद पर रखी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों है कि हमारे मुआशरे में शादी के बाद बहुत सी ख्वातीन को खुशी मिलती ही नहीं है। अक्सर ख्वातीन तो शोहर के तशद्दुद के बाद भी खामोशी इख्तियार करती रहती हैं, लेकिन जुल्म चाहे सबके सामने किया जाए या पोशीदा तौर पर, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है।
पाकिस्तान के कुछ इलाकों में औरत आज भी कमजोर है। मर्द औरत पर न सिर्फ जुल्म करता है बल्कि उसकी किरदार कुशी भी करता है और औरत चुपचाप अपने ऊपर किए गए मुजालिम फकत इसलिए बर्दाश्त करती है कि कहीं कोई भी उसके ऊपर उंगली ना उठाए। कभी औरत अपना घर बचाने के लिए तो कभी अपनी और अपने घर वालों की इज्जत की खातिर खामोश रहती है। अपने हक के लिए लड़ने वाली ख्वातीन को हमारा मुआशरा इतनी आसानी से कबूल भी नहीं करता बल्कि उन पर तोहमत लगाकर उनको भी घर तक महदूद कर दिया जाता है। बात पुराने दौर की जाए या जदीद दौर की, औरत को हमेशा जुल्म का निशाना बनाया गया। कभी औरत को गैरत की भेंट चढ़ाया गया तो कभी उसकी किरदार कुशी की गई। ऐसा ही एक वाकया पेश आया गोजरा के नवाही इलाके में, जहां शोहर ने अपनी बीवी के साथ जो किया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 1 साल पहले सोनिया की शादी मुदस्सर से हुई थी। मुदस्सर एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता था। दोनों के दरमियान कुछ साल पहले बातचीत शुरू हुई जो आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदल गई और उसी वजह से घर वालों ने उस खानदानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला किया। दोनों इस बात पर राजी भी थे और खुश भी, लेकिन सोनिया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि मुदस्सर अपनी जिंदगी को लेकर कभी संजीदा नहीं हो सकता। मुदस्सर को आर्मी में जाने का बहुत शौक था और आखिरकार कई कोशिशों के बाद वो आर्मी में भर्ती हो गया। वो अपनी पोस्ट से भी बहुत खुश था, लेकिन मुदस्सर सोनिया की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था और उससे बदतमीजी से पेश आता था। और उसकी एक वजह यह भी थी कि मुदस्सर एक आवारा और शौक मिजाज किस्म का इंसान था। सोनिया उसके इस रवैये को लेकर बहुत परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि वो मुदस्सर को छोड़ने का फैसला करे क्योंकि वो अपने घर वालों को परेशान नहीं देख सकती थी। उसने बहुत कोशिश की कि वो मुदस्सर को समझाकर बात को संभाल लेगी, लेकिन मुदस्सर की बिगड़ती हुई आदत को ठीक करना आसान न था। मुदस्सर के घर वाले भी उसकी उन्हीं आदत की वजह से बहुत परेशान थे। सोनिया ने इस बारे में किसी को नहीं बताया था कि मुदस्सर ने उस पर हाथ उठाया और कई मर्तबा तशद्दुद का निशाना बना चुका था। मुदस्सर की पोस्टिंग सियालकोट हो गई थी और मुदस्सर ये चाहता था कि सोनिया उसके साथ जाए, मगर सोनिया ने उसकी हरकतों की वजह से उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। सोनिया का इनकार मुदस्सर से बर्दाश्त न हुआ और उसने इसको अपनी अना का मसला बना लिया। मुदस्सर ने सियालकोट जाने से पहले अपने ससुराल वालों की दावत रखी, जिसमें सोनिया के वालिदैन और भाई बिलाल भी शामिल था। सोनिया अपने घर वालों को देखकर बहुत खुश हुई। जब सोनिया ने अपने भाई को देखा तो अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और बिलाल को सब कुछ बता दिया, जिस पर बिलाल बहुत बरहम हुआ और कहने लगा कि वो मुदस्सिर को किसी भी सूरत नहीं छोड़ेगा। मुदस्सिर ये सारा माजरा देख रहा था और उसने ये तय कर लिया था कि वो इस बात का बदला भी जरूर लेगा। उसकी वजह कोई नहीं जानता था, मगर बिलाल इसलिए रुकने के लिए राजी हो गया कि वो मुदस्सर को समझाने की कोशिश करेगा। मुदस्सर ने दूध में नींद की गोलियां डालकर बिलाल और उसकी बीवी सोनिया को पिला दी, जिसके बाद वो दोनों सो गए। मौके का फायदा उठाते हुए सफाक दरिंदे ने दोनों बहन भाइयों का गला काट दिया और खुद मौके से फरार हो गया। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਛਾੜਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 7 ਵਾਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਚੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਛੁੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਕੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਘਰ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਾਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। सुबह के वक्त जब सोनिया के वालिदैन ने बिलाल से राब्ता करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल फोन बंद मिला, जिसके बाद उन्होंने सोनिया को कॉल की, लेकिन उससे भी राब्ता न हुआ। अब सोनिया के घर वाले परेशान हो गए
और घर आ गए, लेकिन जो मंजर उन्होंने देखा वो क़यामत से कम न था। सोनिया और बिलाल को जिस बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था वो देखकर सब दंग रह गए। जब सोनिया के वालिदैन ने होश संभाला तो फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वक़ूआ को महफूज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई तफ्तीश के बाद पता चला कि मुदस्सर का अपनी बीवी के साथ अक्सर झगड़ा रहता था, इसीलिए पुलिस का शक भी मुदस्सर पर ही गया जो वक़ूआ के बाद लापता था। पुलिस ने वरसा को यकीन दहानी करवाई है कि वो मुजरिम को जल्द जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देंगे और मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। के अंदर खड़ के ते एक अंदर च बच्ची नूं धौण लाई ते एक पासे दूजे अंदर च मुंडे नूं चौके खड़िया ते उत्थे दो कमरे हैं ना, कल्ले दा काम नहीं गा, कल्ला इन्ना चूहा है माशाल्लाह। बच्चे ते मेरे दा वजन 2 मण में 2 मण वजन बंदा नहीं चुक सकता जो ढिला हो जाए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਸੁਰਜਨਦਾਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ एक पुत्र है, सारी उम्र दे विच कोई पुत्र जड़ा वो मिलिया है। मियाँ बीवी के पाक रिश्ते में अक्सर औकात इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। कुछ लोग इन्हीं इख्तलाफात को अपनी अना का मसला बनाकर मोहब्बत के इस पाक रिश्ते को नफरत में बदल देते हैं और फिर उसका नतीजा घराने की तबाही के सिवा कुछ और दिखाई कभी भी नहीं देता। नाजरीन, मसला चाहे बड़ा हो या छोटा, कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको मिल बैठकर हल किया जाए और अपनी जिंदगी का फैसला करने से पहले अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल की जाए। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे जुर्म कहानी मुल्तान से, जहां भत्ताखोरों ने मुजाहिमत पर एक और मां का चिराग गुल कर दिया। तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। भत्ताखोरी के लिए कोई कानून क्यों नहीं, या फिर असल बात यह है कि इसमें कानून के रखवाले खुद मुलव्विस हैं? इन सवालों का जवाब हमें कौन देगा? आखिर इस जुर्म में मुलव्विस मुजरिमों को कोई सजा क्यों नहीं दी जाती? इस फेल को खत्म क्यों नहीं किया जाता? इसके बाइस ना जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, मगर इसका जवाब कौन देगा? इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? कौन इनकी दाद रसी करेगा? पाकिस्तान जैसे मुल्क में कई जराइम जन्म ले चुके हैं और इनको मिटाना मुमकिन नहीं लगता और धीरे धीरे आवाम का सिक्योरिटी इदारों पर एतमाद भी खत्म होता जा रहा है। पाकिस्तान के बेशतर शहरों में कई रिपोर्ट्स दर्ज की जाती हैं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होती। इन जराइम में भत्ताखोरी भी शामिल है, जहां मुजरिम किसी भी इंसान के पास जाके उसकी हलाल कमाई से अपना हिस्सा तलब करने का मुतालबा करते हैं। मुजरिम ये नहीं सोचते हैं कि इन पैसों को कमाने के लिए उस शख्स ने कितनी मेहनत की है, और अगर कोई मज़ाहमत करे तो सफ़ाक मुल्जिमान इनको मौत के घाट उतारने से भी दरेग नहीं करते। हम अपनी हर किस्त में कुछ दर्दनाक और दिल दहला देने वाले वाकयात आपके सामने पेश करते हैं, जो हकीकत को ऐसी तस्वीर देता है कि हमारा मुआशरा जुल्म के ऐसे दहाने पर खड़ा है जहां दरिंदे किसी दूसरे की जान लेना मायूब नहीं समझते। हमदर्दी तो शायद बाकी ही नहीं रही, क्योंकि अब इंसान सिर्फ पैसों के लिए ही जी रहा है। हर इंसान यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा ले और कामयाब हो जाए। शायद कोई इस बात को नहीं समझना चाहता कि असल कामयाबी सिर्फ पैसे कमा लेना नहीं है, बल्कि असल कामयाबी ये है कि इंसानियत के नाते हम एक दूसरे का ख्याल रखें। लेकिन शायद ये बातें अब महज किताबों में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मौजूदा दौर में अक्सरियत की यही सोच है कि जितने पैसे कमा सकते हैं कमा लिए जाएं, फिर चाहे वो सही तरीके से हो या गलत तरीके से। पैसों की खातिर कई कत्ल हो चुके हैं और आज भी ऐसा ही दिल झंझोड़ देने वाला वाकया पेश आया मुल्तान के नवाही इलाके रशीदाबाद में, जहां मासूम शहरी को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। 35 साला आमिर मेहनत करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था
और बामुश्किल वो इन पैसों से अपना गुजर बसर करता था। आजकल के दौर में महंगाई का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। हर आम इंसान यही चाहता है कि वो सब्र शुक्र के साथ अपना गुजारा करे। इस अफरा तफरी के दौर में तो घर के खर्चे पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। आमिर मामूल के मुताबिक अपनी दुकान पर जाता और शाम को घर वापस आ जाता। उस रोज भी आमिर सुबह अपनी दुकान की तरफ रवाना हुआ और मामूल की तरह आज का दिन भी उसका मसरूफ गुजरना था। आमिर अपने काम में मसरूफ था कि अचानक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद उसकी दुकान पर आए, जिसमें से एक का नाम माजिद था और ये दोनों आमिर से भत्ता मांगने आए थे। आमिर ने भत्ता देने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी कीमत पर भी भत्ता नहीं देगा। देखिए जी, ये जो मुद्दई है ये एक बूंदी का कारोबार करता था। ये एक एज ए सेलमैन आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ दुकानों में ये अपने घरों में बूंदी बनाकर वहाँ पे जाकर ये सेल करते थे। जो गिरद नवाज से हमें मालूमात मिली हैं वो यही हैं जी कि इनका कोई आपस में कोई लेन देन का मसला भी था, मकतूल का और मुद्दई का, मुद्दई जो मकतूल और इसका मुलजिम का, इन दोनों का आपस में। माजिद ने असलहे के जोर पर आमिर से भत्ता वसूल करने की कोशिश की, मगर पुलिस के खौफ से वहां से जाना पड़ा। माजिद को इस बात का शदीद रंज था और वो आमिर से बदला लेने का मंसूबा भी बना चुका था। कुछ रोज गुजर गए। आमिर रूटीन के मुताबिक अपने काम में मसरूफ था, मगर ये बदनसीब नहीं जानता था कि अगले कुछ लम्हात में उसके साथ क्या होने जा रहा है। 18 मई को आमिर अपने घर से बाहर नाश्ता लेने के लिए निकला, लेकिन उस रोज माजिद और उसका साथी आमिर का ताक़ुब करते हुए उसके पीछे पहुंच गए। तो जब वहाँ से जब ये गुजरा है मकतूल, तो ये भी मोटरसाइकिल पर था और जो मुलजिम है ये भी मोटरसाइकिल पर था। इनके आपस में वहाँ पे टकराव हुआ है, किसी बात के ऊपर वहाँ पे इनका झगड़ा हुआ है और जो मुलजिम था उसने तैश में आकर उसको फायर मार दिया। तो ये इनका आपस में कोई, जो हमें इस वक्त जो चीज़ देखने में आई है, इनका आपस में कोई लेन देन का भी मसला सामने आ रहा है। तो बाकी भी हम इसको मज़ीद देख रहे हैं। इसको दिन दिहाड़े असलहे के जोर पर रशीदाबाद के इलाके में आमिर के सामने आकर उसको रोक लिया और फिर से भत्ता मांगने लगे, मगर आमिर किसी भी सूरत उनको कुछ देने पर राजी न हुआ, जिस पर आमिर और माजिद के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और मुलजिम माजिद ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग करना शुरू कर दी और गोलियां मारकर बेदर्दी से आमिर को कत्ल कर दिया गया। एक गोली आमिर को गर्दन पर लगी, जिससे वो जानबर न हो सका। बाद अज़ां मुलजिम मौके का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। बता सकती मैं, नाजायज कत्ल हुआ मेरा बच्चा तो नाश्ता लेने गया था, मुझे नहीं पता था मुड़ के आवेगा नहीं। दुश्मन पता नहीं कौन था, टक्कर मार के मेरे बच्चे से लड़ाई करके शहीद कर दिया। आदमी भत्ताखोरी कर रहा था, मेरे भाई से भत्ता मांगता था। मेरे भाई ने इनकार कर दिया कि नहीं मैं नहीं देता, तू तो गरीबों पे जुल्म करता। उसने, मेरा भाई सुबह नाश्ता लेने के लिए गया, उसने भाई को गाड़ी मारी है, गाड़ी मार के उससे गालियां दी, लड़ाई करी है, फिर गोली मारती। जी मोरखा 18/5/2023 को तकरीबन सुबह 9:30 बजे करीब मकामी पुलिस को ये इत्तला मौसूल हुई। एक आदमी ने आमिर अली जो है शख्स, उसको जो है उन्होंने कत्ल कर दिया है। तो इस इत्तला पर मैं ख़ुद मौके पर पहुंचा, मेरे SHO और मेरे जो DSP ये भी मौके पर पहुंच गए। तो मजरूब को जो है फौरी तौर पर निश्तर अस्पताल भिजवाया गया 1112 के ज़रिए, लेकिन वो निश्तर में पहुंचकर वहाँ पे एक्सपायर हो गया। हमने फौरी तौर पर जो मकामी जो CCTV कैमराज से वहाँ से हमने मॉनिटरिंग शुरू की और उस मॉनिटरिंग में हमें जाके ये ट्रेस हुआ जी कि माजिद जावेद और माजिद नामी शख्स ने इसको कत्ल किया। इंसाफ चाहिए, पुलिस इंसाफ नहीं दे रही, चक्कर कटवा रही, कभी पेन के लिए पैसे मांग रहे, कभी इंक के लिए पैसे मांग रहे, कभी कुछ कर रहे। इंसाफ चाहिए हमें। मेरा भाई को इंसाफ चाहिए, मेरे भाई आमिर को, शहीद है वो, शहीद का इंसाफ दिलवा दें, जल्द से जल्द उस आदमी को फांसी करवा दें, जल्द से जल्द फांसी दिलवाएं उसको। थाना लोहारी गेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर मुकदमा दफा 302 के तहत दर्ज कर लिया और कार्रवाई का आगाज किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल के चंद रोज बाद ही फरार होने वाले मुलजिम माजिद को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम ने पुलिस को बताया कि भत्ता न देने के एवज इसने आमिर को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आले कत्ल 30 बोर पिस्टल भी बरामद कर ली है।
इसकी हमने सबसे पहले इसकी 560/23 FIR जो है वो हमने अंडर सेक्शन 302 वो रजिस्टर्ड करने के बाद जो माजिद जावेद मुलजिम है उसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने डे एंड नाइट जो है वो काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो बड़ी अनथक कोशिशों से जो है वो हमने इस मुलजिम को ट्रेस करके इसको गिरफ़्तार कर लिया। इसका रिमांड जिस्मानी लिया गया और इसके कब्ज़े से जो मोटरसाइकिल जिस पे इसने आके ये वारदात की थी वो भी हमने बरामद किया और जिस पिस्टल से इसने मकतूल को फायर किया था वो भी हमने रिकवर कर लिया था। इसके ख़िलाफ़ जो है वो चलान नामुकम्मल मुरतब करके कोर्ट में भिजवाया गया है। मुलज़िम इस वक्त जेल में है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने चंद दिन के अंदर ही जो है ये 302 का जो केस था इसकी तफ्तीश तकमील करके हमने इसको यकसू कर दिया है। आमिर के घर वाले उसका इंतज़ार ही करते रह गए। जब बहुत इंतज़ार के बाद बेटा घर वापस आया तो बाप परेशान हो गया। काफ़ी देर तलाश करने के बाद उनको कहीं से भी कुछ मालूम ना हो पाया। कुछ देर के बाद जब वापस घर लाश पहुंची तो बाप ये मंजर बर्दाश्त न कर पाया। नौजवान बेटे की लाश को घर की दहलीज पर देखकर बाप के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। घर वालों ने पुलिस से अपील की है कि उनको इंसाफ मुहैया किया जाए। देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी केस की सज़ा देने के लिए आपकी जो प्रोसिक्यूशन जो है वो बहुत उसमें अहम किरदार अदा करती है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस केस के अंदर हर पहलू से हमने तफ्तीश की है। मुलज़िम के ख़िलाफ़ जितनी मैक्सिमम एविडेंस हो सकती है वो हमने उसके अंदर कलेक्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू होगा तो हम अपने तमाम जो इसमें हमारी प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस हैं उनको हम इन टाइम वहाँ पेश करके कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है ना मुलज़िम को सज़ा दी जा सके वहाँ। जी, मैं आमिर का छोटा भाई हूँ, दानिश नाम है मेरा। ठीक है, पुलिस की कार्रवाई से हम मुतमईन नहीं है। उन्होंने जो दफ़ाएँ लगाई हैं ना, सिंपल इसी 302 दफ़ा लगा दी है। 302 दफ़ा लगाई है, ना उस पर भत्ताखोरी की दफ़ा लगाई गई है, ना उस पर दहशतगर्दी की दफ़ा लगाई गई है। और वो जो खुलेआम फिरता था, बदमाशी करता था, लोगों के साथ लड़ता था, झगड़ता था। पिछले 2-3 दिन पहले का उस पर पर्चे हैं। 20 दिन पहले हुआ था यहाँ पे शरबत वाले की रेडी उसने पलट दी थी। 2 भाइयों का होटल है वहाँ पे उसने फायरिंग की थी सरेआम। पुलिस कोई एक्शन ही नहीं लेती थी उसके ख़िलाफ़। वो फिरता था सरेआम, आता था जाता था। अब भाई मेरा तो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था, उसका ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसको इसने धमकी दे दी है कि 2 दिन पहले उसने धमकी दी है कि भाई मुझे तेरे से भत्ता चाहिए, तू बड़ा यहाँ पे बूंदी वालों रिवाड़ी वालों को माल शाल दे रहा है, ये वो पैसे पूसे लेके जाता, मुझे पता है, ये ना हो किसी दिन मैं रोक के तेरे साथ कुछ कर दूँ। उसने उसको धमकी दी है। उसने आके बस जिक्र किया वालिद साहब से, ऐसा किया। हमने इग्नोर कर दिया। हमने कहा कोई नहीं, बिरादरी बेस होगा, कुछ ख़त्म हो जाएगी बात। लेकिन हमने इतना एक्शन नहीं लिया। लेकिन ना उसने तफसीलन हमें बताया भी नहीं था कौन है लड़का कौन नहीं है। ये तो अब हमें पता चला है कि ये मंशियात फरोश है, जद्दी पुश्ती। इसकी खाला जेल में पड़ी है। इसका बाप मफरूर है कचहरी का, 25 साल है उसके ऊपर सज़ा थी, उससे मफरूर है। और उसके बाद ना इसको सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुलेआम फिरता रहा कत्ल करने के बावजूद। ठीक है, पुलिस हमें कहती रही जी हम ढूंढ रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हमें पता चलता था कभी ये चौक कुमार वाला है, कभी ये रशीदाबाद है, कभी कहीं है। हमें वालिद साहब ने रोका हुआ था। ठीक है, हम अपने पेट से ही कर लेते हैं, यही बहुत कुछ है। वालिद ने कहा कि भाई मेरा एक ही बेटा था, अब तू है उसके बाद। ठीक है, हमें ऐसा कोई सिलसिला नहीं चाहिए। हमें पुलिस से इंसाफ चाहिए, हमें IG पंजाब से इंसाफ चाहिए, वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, ना जाने कितने लोग भत्ताखोरी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं और ना जाने और मज़ीद कितने लोग आमिर की तरह अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे जुर्म कहानी पेशावर से। तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। पूरे मुल्क में बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। ज़ैनब, फरिश्ता, फरीहा और न जाने कितने ही ऐसे वाकयात हसास दिल चीर चुके हैं और कितने वाकयात ऐसे होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए या फिर सोशल मीडिया की बदौलत हम तक नहीं पहुंचे। आखिर इन वाकयात की वजह क्या है और इन्हें कैसे रोका जाए? याद रखिए, कोई नॉर्मल इंसान इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता। ऐसे जराम में मुलविस अफराद या तो जहनी मरीज होते हैं
या फिर इंसानियत के दर्जे से परे दरिंदा सिफ्त होते हैं। मासूम बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाने के वाकयात में गैर मामूली इजाफा हुआ है। दरिंदा सिफत इंसान अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी भी मासूम बच्ची को निशाना बनाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जबकि कुछ जिनसी दरिंदे उन मासूम जानों को मौत के घाट उतारने से भी नहीं कतराते। ऐसा ही एक दिलखराश वाकया पेश आया पेशावर के नवाई इलाके चूना भट्टी में, जहाँ पर 14 साल बच्ची को एक दरिंदा सिफत इंसान ने अपनी हवस का निशाना बना डाला और सारी उम्र के लिए इस मासूम बच्ची को मनु मट्टी तले दबा दिया। पेशावर के इलाके फंद रोड चूना भट्टी में तकरीबन 5.5 माह कबल 14 साल बच्ची जो घर के बाहर गली में खेल रही थी, अचानक एक अजनबी शख्स बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और घर ले जाकर बच्ची को अपनी जिनसी हवस का निशाना बना डाला। सफाक दरिंदे ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बच्ची को कैद में रखा, लेकिन जब बच्ची को मौका मिला तो वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हुई। बच्ची जब घर आई तो उसने अपनी वालिदा को सारा वाकया तफसील में बता दिया, जिसके बाद बच्ची के खानदान और मोहल्ले वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन बच्ची के वालिदैन ने वाक़े पर खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि वो उसे अपनी बदनामी समझ रहे थे। वक्त गुजरता गया और वो बदकिस्मत बच्ची हामिला हो गई। बच्ची की वालिदा उसको पेशावर के मकामी LHP डॉक्टर के पास लेकर गई और उसे बताया कि इस बच्ची के हमल को जाया करवाना है। LHP ने इस केस की मुमांगी कीमत वसूल कर ली, लेकिन अमल जाया करने के दौरान बच्ची की हालत गैर हो गई, जिसे तशवीशनाक हालत में लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करके 5 माह के मुर्दा बच्चे को निकाल दिया और बच्ची को ICU मुंतकिल कर दिया। 14 साल बच्ची लेडी रीडिंग अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गई। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, जो छोटी बच्ची है 13-14 साल की, उसके साथ रेप का इंसिडेंट हुआ। तो हमने वैसे ये कि फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुलजिम को अरेस्ट कर लिया। उसने इब्तदाई तफ्तीश में इस जुर्म का इतराफ़ भी किया और अभी ये कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज है। तो हमने अभी जो मुलजिम को हम कोर्ट में पेश करेंगे और जो भी इस जुर्म में शामिल हैं, हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उसको इम्प्लिकेट करें इस केस में और उनको कानून के मुताबिक कोर्ट से सज़ा भी दिलवाएं। पुलिस को वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने बच्ची की लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और केस को ट्रेस करने के लिए इलाके के लोगों की प्रोफाइलिंग शुरू कर दी। पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया और इसी दौरान उनको एक खाली घर मिला, जिस पर पुलिस को शक था। पुलिस ने वहाँ से मुलजिम को ट्रेस करना शुरू कर दिया। मुलजिम को जमील चौक रिंग रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से SP फकीराबाद डॉक्टर मोहम्मद उमर ने बताया, उन्होंने बताया था कि एक लड़की है जो कि 13-14 साल की है, वो 5 माह की हामला भी है, वो उसके हॉस्पिटल लाई गई है। उसकी हालत जो है ना वो नाजुक है और उसका ऑपरेशन करके 5 माह का एक डेड जो बेबी है वो भी डिलीवर हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अपने तमाम जराइम का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम का कहना था कि उसने 3 बार बच्ची को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया। ये हमें वहाँ पे डॉक्टर्स ने बताया था कि जब वो यहाँ पे लाने से पहले, जब डॉक्टर से वहाँ पे डिटेल ली तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हॉस्पिटल लाने से पहले उसके वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अबॉर्शन अटेम्प्ट की गई थी। पुलिस का कहना था कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी, जबकि LHP के खिलाफ भी पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है, जिसने हमल को जाय करने की कोशिश की और दौरान ऑपरेशन बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल उसके हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज हम बल्कि अपना बाकी स्टेटमेंट्स वगैरह भी रेडी करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम अपनी इसको उसके जो भी कानूनी कार्रवाई है हम इस मंशा में डेलीगेट करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लड़के ने बस ये कहा कि वो ये 5 माह पहले की बात है और उस टाइम पे ये लड़की गली से गुजर रही थी, तो मैंने जो है ना वो उसको ज़बरदस्ती अपने घर में ले जाके फिर इसमें कितनी मरतबा उसके मुताबिक उसने ये 3 दफ़ा ऐसा किया। बच्चों की अदालतें हर ज़िले सतह पर होनी चाहिए ताकि बच्चा अगर रेप का शिकार हुआ है तो वो एक आम अदालत के माहौल में दोबारा रेप करने वाले के रूबरू खड़ा होने पर मजबूर ना हो, बल्कि चाइल्ड कोर्ट के महफूज माहौल में अदालत को बता सके कि उस पर क्या बीती, ताकि कम से कम वो इंसाफ हासिल कर सके और मामूल की ज़िंदगी की जानिब लौट पाए। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों और बच्चियों का ख्याल रखें और किसी भी सूरत गली मोहल्ले में उनको जाने ना दें और किसी भी मशकूक शख्स के बारे में फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी जाए, ताकि कल को कोई और मासूम बच्ची दरिंदा सिर्फ इंसान की दरिंदगी का निशाना ना बन सके। नाज़रीन, इस हफ्ते की जुर्म कहानी से इतना ही। अगले हफ्ते जुर्म की भयानक और सफाक दुनिया से कुछ नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे।
तब तक तैयार रहिए, बेदार रहिए और होशियार रहिए और देखते रहिए जुर्म कहानी।